3.13 देखो कि एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल. सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऑफ displacement, it is the shortest distance between initial point and final point, while path length is total distance traveled by an object. Traveled by an object. For example, if a person moves in circular path between two diametrically opposite points, between two diametrically opposite points, then his magnitude of displacement क्या होगा? 2r, while पाथ लेंथ क्या हो जाएगी? पाई आर. अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है सेमी सर्कुलर पाथ में, तो यहाँ से मूव करके जा रहा है ए से बी, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ए बी. ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ठीक है. सो दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इतनी बात समझ में आ गई? और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कि 2r है, और ये क्या है? पाई आर. ठीक है कि नहीं? अब देखो, चलो इसके आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्या कहता है? ये तो ए पार्ट हो गया. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम टाइम इंटरवल. तो इन दोनों को भी बताना है. सो दैट इन ए एंड बोथ सेकंड क्वांटिटीज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू. सो बी में भी आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. यहाँ भी मैग्नीट्यूड लिखो. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. सो वैसे वेलोसिटी क्या होती है? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेकिन अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें और इसका भी मैग्नीट्यूड निकालें, टाइम के लिए तो कोई हमें लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मॉड सिर्फ ऊपर भी लगा देते तो हो जाता. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो जो भी ये ए से बी की ओर चला है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाए और अपॉन टाइम, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा. और स्पीड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी पूछा है. और एवरेज स्पीड क्या होती है?
It is path length upon time. So if in moving in such a circular path, it takes, मान लीजिए अगर वो सर्कुलर पाथ में चल रहा है या कहीं पर भी चल रहा है या स्क्वायर पाथ में चल रहा है, तो यहाँ हम देख लेंगे कि ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर है और 1 मीटर वो 1 सेकंड में चलता है और यहाँ से चलते हुए यहाँ आया है, ए से सी तक आया है. इफ मैन वॉक्स इन स्क्वायर फील्ड from one point to diagonally opposite point, then जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये 10√2 मीटर है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अब नहीं कटेगा, अब हमने नेटवर्क बदल दिया है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बताओ, 10√2 मीटर हुआ और टाइम टेकन कितना हुआ बताती जाइए. टाइम टेकन कितना हुआ ए से सी तक जाने में? आवाज आ रही है? कितना? 1 मीटर 1, अरे तो 1 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है ना. अच्छा देन ये मैंने नहीं लिखा क्या, ही वॉक्स 1 मीटर इन 1 सेकंड, जो भी हो बता दिया करो कि ये नहीं दिया है, कुछ भी बोल दिया. तो 1 मीटर 1 सेकंड में तो 20 मीटर कितने में चलेगा? तो इसलिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम टेकन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ये कितना है, 10√2 अपॉन टाइम. 10√2 कितना हो जाएगा? सो दैट इज 10√2 अपॉन टाइम. टाइम तो 20 है, इतना है, तो क्या हो जाएगा, √2/2 मीटर पर सेकंड. और बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? तो उसके लिए पाथ लेंथ चाहिए, तो यहाँ पाथ लेंथ भी लिखो. पाथ लेंथ कितनी है? 20 मीटर. तो ये पाथ लेंथ अपॉन टाइम, तो ये 20/20 हो गया, तो कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड. अगर हम इसे देखें तो ये कितना आएगा, 1/√2 आएगा, और 1/√2 को और अगर करें तो 0.707 मीटर पर सेकंड. तो क्या चीज़ ज़्यादा आई है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आई है कि पाथ लेंथ? ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड. और बताओ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आया है कि पाथ लेंथ? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा आई है कि स्पीड? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा आई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड? यही पूछ रहा है, आखिरी लाइन पढ़ो. सो फ्रॉम अबव एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर
that magnitude of that is path length is magnitude of speed अपने आप में गलत सेंटेंस है, सिर्फ हमें क्या लिखना चाहिए था, स्पीड. सो फ्रॉम above example it is clear that he path length is greater than magnitude of displacement. And magnitude, that is average speed, is greater than magnitude of average velocity. लेकिन वो कह रहा कि कभी इक्वल भी हो सकते हैं. हाउएवर इफ मोशन इज यूनिफॉर्म तो क्या होगा, हाउएवर if it is uniform motion, then path length and magnitude of displacement are equal. Also average speed and magnitude of velocity are also equal. बोलो समझ में आ गई बात, दोनों केस बता दिए. तो नाउ नेक्स्ट इज अगला सवाल देखें 3.14. एक पेज कल हम नहीं भेज पाए थे तो फिर हमने फिर से पीडीएफ भेजा आपको, एक पेज रह गया था. अब देखो क्वेश्चन 3.14. A man walks on a straight road from home to a market this much kilometer away with a speed this. Finding the market closed, he instantly turned and walked back to home with a speed this. तो पहले वो मार्केट जाता है 5 की स्पीड से. सो होम टू मार्केट, तो यहाँ से यहाँ जाएगा और उस फिर वापस भी आएगा, पहले जाएगा फिर आएगा. जाते समय इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और आते समय इसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, मार्केट 2.5 किलोमीटर पर है. तो पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. सो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अच्छा, टाइम फॉर गोइंग मार्केट क्या है, वैसे तो 0 बाई टाइम लिखा जा सकता है, सो ये 0 हो जाएगा. नाउ टाइम फॉर गोइंग मार्केट कितना लगेगा, डिस्टेंस है 2.5 और स्पीड क्या है 5, तो उसको कितना समय लग जाएगा, हाफ आवर लग जाएगा. टाइम फॉर कमिंग बैक कितना लगेगा, 2.5 अपॉन 7.5, तो ये 1/3 हो जाएगा. तो इस तरीके से ये 30 मिनट लग गया और ये क्या 20 मिनट लग गया. 1/3 आवर कितना होता है 20 मिनट, तो टोटल टाइम कितना हो गया. वैसे आवर में भी रख सकते हो, सब कुछ आवर में ही है. सो हाफ प्लस 1/3, सो
5/6 आवर, इट इज़ 5/6 आवर। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है कि एवरेज स्पीड इट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? हाँ, 2.5 प्लस 2.5 और जो समय लगा है वो 5/6 आवर है, तो 5/5/6। तो अगर देखा जाए तो 5 इंटू 6/5, तो 5 से 5 कट गया, तो 6 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। समझ में आ गई बात? पहली बात तो ये चीज़ हमने निकाल ली है कि अब पूछ क्या रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी 5 क्यों आ रहा है? कहीं गड़बड़ी की है क्या? अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड वो पूछ रहा है कि 0 to 50 मिनट में, सारा नहीं पूछ रहा है। ये तो हमने फॉर ओवरऑल जर्नी निकाल दी। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन ऐसा वो पूछ ही नहीं रहा है। ये हमने जो निकाली है, तो ये आप लिख लें इतनी बात, ये पूछा नहीं गया है। फॉर ओवरऑल जर्नी, ओवरऑल जर्नी। अब पार्ट 1 पे आए। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी 0 to 30 मिनट में। सो 0 to 30 मिनट में तो वो मार्केट जा ही सकेगा। 30 मिनट तो उसे जाने में लगा ना। तो अब 30 मिनट जाएगा, तो ये 30 मिनट जाने में लगा और 20 मिनट आने में लगा। क्योंकि गया धीमे था और लौटा तेज है, तो होम में वापस आ गया मार्केट से। सो इसलिए अगर हमसे पूछा जाए कि 30 मिनट में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो क्या पता करें? कैसे पता करें? वेलोसिटी भी और स्पीड दोनों पता करना है। तो वो ये मान लो कि वो सीधे गया है, स्ट्रेट पाथ है, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट रोड है। क्या? दोनों चीज़ निकालनी है। देखो ए में का क्यों स्पीड दिया है क्या आपके में? दोनों चीज़ पूछी है, दोनों निकालनी है, ए एंड बी फॉर दोनों के लिए। समझ में आई? क्वेश्चन दिखाएं क्या? दोनों चीज़ दोनों के लिए निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या है? कितना डिस्प्लेसमेंट है? 2.5 किलोमीटर बाजार गया। कितनी देर में गया बाजार? आधे घंटे में गया, तो 5 किलोमीटर पर आवर हुई कि नहीं? और ये एवरेज वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड लिखो, ये चीज़ रह जाती है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकालो, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ कितनी है? पाथ लेंथ 2.5 है, और टाइम है आधे घंटे का। तो ये भी तो 5 ही रही, क्योंकि स्ट्रेट पाथ का मतलब क्या है कि एक जैसा ही चल रहा है, यूनिफॉर्म चल रहा है, ठीक है ना? सेकंड पार्ट देखो, सेकंड में क्या कहा गया है कि 0 to, वास्तव में जो हमने निकाला है ना, ये 0 to 50 मिनट, वो पहला पार्ट ही निकाला है। जब पूरी जर्नी निकाल ली ना, ये पहला ही तो है। टोटल 50 मिनट नहीं लगा। बताओ, तो ये वही है।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी अब क्या हो जाएगा, 0। इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि 30 मिनट में गया, 20 मिनट में आया, और टोटल 50 क्या है, 5/6 आवर। तो 0 किलोमीटर अपॉन 5/6 आवर, तो ये 0 हो गया। एंड एवरेज स्पीड क्या हो गई, दैट इज पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर। समय कितना लगा, 5/6। 6 को ऊपर ले जाओ और 6 इंटू 5/5, तो ये कट गया, तो कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। अभी थर्ड देखो, थर्ड क्या है, 0 से 40 मिनट। So in first 30 minutes man travels, कितना चलता है, 2.5 किलोमीटर चलता है कि नहीं। अच्छा, अगले 10 मिनट में कितना चलेगा, इन नेक्स्ट 10 मिनट, दैट इज 1/6 आवर, ही कवर्स, जो डिस्टेंस होगी दैट इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो उसकी स्पीड तो 7.5 है, और 1/6 आवर में वो जितना चल ले तो चल ले, कितना चलेगा। ये डेसिमल हटा के यहाँ 0 लगाओ और 15, बच्चों को 7, 5/4, 1.25 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया, जो ना समझ में आए पूछ लेना। 2.5 प्लस 1.25, अभी तक बात समझ में आ रही है। तो अब देखो टोटल 40 मिनट है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन क्या हुआ, 40 मिनट को कन्वर्ट करो, दैट इज 1 आवर और 60 मिनट। 60 मिनट नीचे लिखो तभी मिनट कटेगा, 1 आवर ऊपर लिखो तो आवर में बदल जाएगा। तो 60 मिनट और 1 आवर, मिनट से मिनट कटा, 0 से 0 कटा, 2/3, तो ये 2/3 आवर हो गया। अब हम सब निकाल लें तो अच्छा ये बताओ, बड़ी बात होगी बता दोगी तो ये बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलो। सब चीज़ दिखा दिया आपको, बताओ। 2.5 minus 1.2। अच्छा बताया है, क्योंकि अब लौट रहा है। 2.5 माइनस 1.25, और टाइम कितना है, 2/3। तो ये हो गया 1.25/2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 3.75/2, तो कितना हो जाएगा 1.875 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात सही है। अच्छा, अब एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए पाथ लेंथ क्या लें, 2.5 प्लस 1.25, और समय लगा है 2/3, तो ये हो जाएगा 3.75 इंटू 3/2। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3×5 = 15, 3×7 = 21, तो 22, और 3×3 = 9, और 11.25/2, तो उससे क्या हो जाएगा 5.625
किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सो 3.15 पे आ जाइए। एक मिनट। सो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, कह रहा है क्वेश्चन, और भी कुछ पूछा गया है। नो, 3.15 in exercise 3.13 and 3.14 we have carefully distinguished between average speed and magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed and magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to magnitude of instantaneous velocity. Why? क्योंकि जो instantaneous speed है वो क्या होती है कि मान लीजिए ये x है और ये y है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी एक ग्राफ होगा तो किसी भी टाइम पर जो डेल्टा एक्स और ये, तो यहाँ पर ये चीज़ होती है डेल्टा एक्स और ये होता है डेल्टा टी, टाइम का फ़र्क होता है। तो अगर हम बड़ा स्पैन लें तो उसमें एवरेज स्पीड आती है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या है? क्या यही एवरेज स्पीड है? बोलो, क्योंकि कितना चेंज हुआ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर हम इंस्टेंटेनियस निकालें तो किसी उस पॉइंट का स्लोप होगा, तो उस पॉइंट पे जो स्लोप आएगा ये सो उस पॉइंट पर अगर हम देखें तो इट इज़ डी एक्स बाई डी टी। तो उस पॉइंट के जो आसपास के दो पॉइंट होंगे, क्या अगल बगल के दो पॉइंट मुड़ जाते हैं क्या, कि वो बिल्कुल बगल बगल रहते हैं? यानी कहने का मतलब है कि इफ़ अगर आप किसी सर्कुलर पाथ पे भी चल रहे हैं और सर्कुलर पाथ पर चलने में ये हम देखते हैं आर हो गई पाथ लेंथ, ये एल है, आर ये रेडियस है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर दो चीज़ें हैं, ये चीज़ अगर हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है और ये आर्क है, तो ये कहा जा सकता है कि दिस इज आर्क लेंथ दैट इज डेल्टा एल और ये डेल्टा एक्स है। सो अगर मैं कहूँ कि एवरेज स्पीड तो इट इज़ डेल्टा एल बाई डेल्टा टी और एवरेज वेलोसिटी तो कॉल्ड, ये हमने लिखा आर्क लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल, और जबकि इसमें क्या लिखा, क्या कॉल्ड लेंथ अपॉन टाइम। बोलो, बात समझ में आई? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? दैट इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो और डेल्टा एल बाई डेल्टा टी ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज इक्वल्स टू
ये जब बहुत पास हो जाएगा देन ऐसे केस में इट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और ये दोनों ही डी एक्स बाई डी टी हो जाएंगे। एंड दिस इज एवरेज, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी इसी पॉइंट की, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस से प्राप्त होती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहने का मतलब है कि इन केस टाइम इंटरवल is infinitesimally small, then जो कर्व्ड पाथ है tends to be straight। कहने का मतलब है कि क्या लगातार दो बिंदु, सिर्फ हमें दो बिंदु ही तो लेने हैं, क्या दो बिंदु कर्व्ड पाथ में हो सकते हैं? क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड में इस पॉइंट और इस पॉइंट से एक टेंजेंट लेना होता है। दो पॉइंट मुड़ जाएंगे क्या? मुड़ने के लिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तीसरा हो तो चलो हम मान ले मुड़ गया, अब दो को कैसे मुड़ा मानोगी? तो 2 पॉइंट चाहे ऐसे हों ऐसे होंगे तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी, लेकिन दो तो हमेशा स्ट्रेट होंगे ना। अब मैं कहूँ कि दो एडजेसेंट पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो, तो सेंटर टू सेंटर ले लो। मान लो ये 2 पॉइंट हैं बगल बगल, अब मैं कहूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो या लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट भी कुछ होगी कि यही सब डिस्टेंस है, और इनसे गुजरने वाला टेंजेंट ये होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो 2 पॉइंट में कभी शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट नहीं होती, इसलिए हमने कह दिया कर्व्ड पाथ टेंड्स टू बी स्ट्रेट लाइन। बोलो बात सही है? इसलिए जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी इज इक्वल्स टू द, ये कहा जा सकता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, फॉर ए स्मॉलर टाइम इंटरवल। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि ये जो चीज़ है अगर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी करें देन इट, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तो ये भी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। मान लो ये एवरेज स्पीड है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड टेंड्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन, ये तो तभी होगा, ठीक है। अब जरा चेक करो, ऐसा इंस्टेंटेनियस दोनों हैं, कहने का मतलब है कि डेल्टा एल बाई डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये भी डी एक्स बाई डी टी है। और इसी तरीके से लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसको क्या कहते हैं? क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? और क्या ये भी डी एक्स बाई डी टी है? यानी दोनों एक ही चीज की ओर नहीं टेंड कर गई? यही बात कही गई है कि जब स्मॉलर टाइम इंटरवल होता है तो द एडजेसेंट पॉइंट्स आर ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई इट इज सो। यही बात यहाँ कही गई है। नाउ 3.16 देखो, कि ऐसा ग्राफ दिया है, ये क्या है? ये ग्राफ गलत क्यों है? बोलो। यस, टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, या निगेटिव में गया है। एक तो टाइम कैन नॉट बी निगेटिव एंड एट एनी पर्टिकुलर टाइम ए ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी
साइमल्टेनियसली इन टू डिफरेंट पोजीशन, ये भी तो दिख रहा है, बोलो। हम्म, अगला ग्राफ देखो। सो नेक्स्ट ग्राफ क्या कहता है, ये क्यों गलत है? बताइए। टाइम के नॉट टाइम कैन नॉट बी negative and at a particular time object cannot have two different velocities, कि पॉजिटिव वेलोसिटी भी होनी, किसी एक टाइम पे किसी एक ऑब्जेक्ट की तो एक ही वेलोसिटी होगी। क्या तो 7:10 की इसकी ये भी वेलोसिटी थी और ये भी थी, ऐसा होगा क्या? at a particular time object cannot have two sets of velocity। सी देखो, बोलो। ये अच्छी बात थी, स्पीड एंड टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। ये स्पीड है और ये अगला बताओ। दिस इज टोटल पाथ और ये टाइम है, तो टोटल पाथ लेंथ हमेशा बढ़ती ही जाती है कि घटती भी है कभी, जब समय बीतता है तो हमेशा इंक्रीज होती है। पोजीशन कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन स्कूटर से चलते रहोगे तो कभी तुम्हारा ओडोमीटर घटता भी है क्या, स्कूटी का या गाड़ी का? सो टोटल पाथ लेंथ कैन नॉट डिक्रीज, it is ever increasing। इसे बढ़ना ही होगा। आगे देखो 3.17 फिगर बिलो शोज एक्सटी प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो वन डायमेंशनल मोशन दिखाई गई है। अच्छा, is it correct to say that the graph that the particle moves in a straight line for t is less than 0 and on a parabolic path for t is greater than 0? इससे xt ग्राफ से पता लगा सकती हो कि वो रेक्टिलिनियर मोशन है या कर्वीलिनियर, यहाँ से देख के पता चलेगा कि नहीं, बताओ। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही थी, जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती गई, एक्चुअली बस वो एक्सीलरेटेड मोशन को दिखा रहा था। कि यानी मेरा कहने का मतलब है कि पहले सेकंड में अगर वो इतना चला है तो दूसरे सेकंड में ठीक उतने सेकंड में इतना चला होगा, फिर ठीक उतने ही सेकंड में ये इतना चल लिया होगा और ठीक अगले सेकंड में ये इतना चला। तो इससे क्या पता चलता है कि वास्तव में अगर मैं डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी करूँ तो यहाँ का डेल्टा एक्स वाई डेल्टा टी ज़्यादा आएगा कि यहाँ का?
ये सब 1 सेकेंड ले लो, तो बताओ क्या डेल्टा एक्स बढ़ता नहीं जा रहा है 1 सेकेंड में? तो सबकी वेलोसिटी v1, v2, v3 और v4 लो, तो इससे क्या पता चल रहा है कि v4 ज़्यादा होगी कि नहीं? डेल्टा एक्स 4 बाई 1 सेकेंड और v3 डेल्टा एक्स 3 बाई 1 सेकेंड, v2 क्या होगा और v1 क्या होगा? तो इससे क्या पता चला कि v4 इज ग्रेटर देन v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1। तो ये एक एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ है। इससे ये नहीं पता चलता है कि नेचर ऑफ ग्राफ, जब तक xy प्लेन नहीं लोगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो ग्राफ को ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ रहा, यहाँ रहा, यहाँ रहा, तो ये सब कहाँ कहाँ गया है, ये चीज़ किससे पता चलती है? xy प्लेन से, और तो नहीं पता चल सकती किसी से, क्योंकि उसके हर पॉइंट की प्लॉटिंग की गई है कि ऐसे ऐसे रहा। फिर इसमें एक टाइम भी ले सकते हो कि 2, 3 और 7 बजे थर्ड डायमेंशन, फिर 4, 6, 7, 10, क्योंकि 3 डायमेंशन नहीं बना सकते, तो 2 बना करके एक कार्टेशियन सिस्टम और थर्ड एक डायमेंशन अपनी रेफरेंस है जो है टाइम रेफरेंस एक्सिस, और ड्रॉ कर लो माइंड में कि हम ट्रिपलेट में दिखाएंगे तो ऐसे दिखाया जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं? साइंटिस्ट तो 6 कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ क्या दिखा रहा है कि इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट particle moves in straight line path, ठीक है, at t is less than 0। जब वो चीज़ दी ही नहीं गई है तो हम कैसे बता दें कि वो लेस देन 0 पे ये सीधे जा रहा है या कुछ? वैसे भी यहाँ लेंथ रेक्टिलिनियर या कर्वीलिनियर तो कुछ बताया जा नहीं सकता है, ठीक है। एज xt ग्राफ डज नॉट शो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट, as xt graph does not show, ये क्या नहीं बताता? ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्राफ। बोलो बात समझ में आ गई? इट शोज वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सीलरेटेड, नॉन एक्सीलरेटेड, इतना ही बता पाता है। इससे ज़्यादा नहीं बता पाएगा। अब वो कह रहा है कि आगे सवाल पढ़ो, इट नॉट ग्राफ ओनली शोज दैट मोशन इज यूनिफॉर्म और एक्सिलरेटेड, ठीक है, फॉर t इज ग्रेटर देन 0, तो एक्सीलरेटेड है। हमारा वाला ग्राफ यूनिफॉर्म का नहीं है, यूनिफॉर्म होता तो क्या होता? ये xt ग्राफ कैसा होता बताओ? यूनिफॉर्म के केस में ऐसे होता कि नहीं, और एक्सीलरेटेड में कैसा होगा? ऐसे। तो ये तो हमारा केस है ही नहीं, हमारा ये वाला केस है, तो बस एक्सीलरेटेड मोशन दिखा रहा है। अब आगे पढ़ो सवाल, कहता है पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये नहीं कहा जा सकता। इज इट करेक्ट टू से एंड ऑन ए पैराबोलिक पाथ, ये भी नहीं। इफ नॉट सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फिर दिस ग्राफ, तो ये ग्राफ कैसा है जिसमें एक्सीलरेशन बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिव एक्सीलरेशन है? तो उसके लिए क्या करो कि अगर मान लो एक कोई भी चीज़ है, इफ ऑब्जेक्ट is dropped from some height, अगर किसी हाइट से चलें, फ्रॉम सम हाइट से ड्रॉप कर दिया, टेकिंग दैट हाइट एज ओरिजिन, उस हाइट को क्या ले लो? ओरिजिन जहाँ से ड्रॉप किया गया, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, तो बताओ क्या होगा? तो चीज को जैसे तुम
गिराती चली जाओगी तो क्या होता जाएगा बताओ। मान लो कि एक यहाँ से मीनार से गिराती गई और इसी को ओरिजिन ले लो, तो जब गिराया तो क्या t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 है, और नीचे है तो एक्सीलरेशन क्या प्लस 9.8 है, और धीरे धीरे नीचे चलने पर क्या अगर ये ग्राउंड है तो क्या ये प्लस 50 मीटर है, क्योंकि नीचे चलने पे अब सब चीज़ें आपने पॉजिटिव ले ली हैं और ऊपर क्या लिए हैं, तो देखो नीचे मैंने फिर एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव ले लिया है, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। बोलो बताइए। हाँ अच्छा, तो इसी वजह से तो हमारे केस में t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 पर है। जीरो जीरो हो गया कि नहीं। और चूंकि कर्व ऊपर की तरफ है तो कर्व ऊपर की ओर होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा बताओ, पॉजिटिव कि निगेटिव बताओ। तो a पॉजिटिव हुआ और क्या x बढ़ता चला जा रहा है बताओ, हाँ या नहीं सब। तो ये सब चीजें सही है कि नहीं, कॉन्टेस्ट सूटेबल कॉन्टेस्ट, बस यही करना है आपको। अगला देखो, कह रहा है कि ये पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद स्पीड दिस फायर्स ए बुलेट ऑन ए थीफ। तो पुलिस की एक वैन है, तो पुलिस की वैन आगे बढ़ रही है और इसमें पुलिसमैन खड़ा हुआ है ये, और वो एक गन फायर करता है इसके ऊपर। सो गन फायर करता है। अब देखो विद ए स्पीड फायर ए बुलेट ऑन ए थीफ्स कार, और थीफ किस में है, थीफ कार में है, तो इसके ऊपर इसके अंदर थीफ बैठा है, तो इसके ऊपर ये फायर करता है बुलेट। दोनों चीजें किस किस स्पीड से चल रही हैं, सो स्पीडिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये 192 से चल रही है, 192 किलोमीटर पर आवर से चल रही है इधर की ओर। और इसकी कार कितने से चल रही, पुलिस वैन तो बहुत धीमे चल रही है, वो तो सिर्फ 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही, तो पीछा तो नहीं कर पाएगी, वैन तो पुलिस की है। इफ़ द मजल स्पीड इज़ 150, लेकिन इससे जो एक राउंड निकला वो राउंड आगे बढ़ के इसमें से इसने गोली छोड़ दी और वो गोली भी आगे बढ़ रही है, वो 150 मीटर पर सेकेंड है। कुछ चीज़ें किलोमीटर में दी हैं, कुछ मीटर में दी हैं। सो विद दिस स्पीड, विद व्हाट स्पीड डज इट हिट द कार, तो ये किस स्पीड से इसको हिट करेगी। तो अब जरा देखें कि हमारे पास थीफ की कार की स्पीड क्या है। सो वेलोसिटी ऑफ थीफ कार दैट इज 192 इंटू 5/18, तो ये कितना हो जाएगा, 6 से कटेगा, 6 3 जा 18, ओके 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो ये कितना हो गया, 5 से 15, 160/3 हो गया मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ पुलिस की कार कितनी है, तो ये जो चीज़ है दैट इज इक्वल्स टू 6 3 जा 18 और 6 5 जा 25/3 मीटर पर सेकेंड। यानी वो कह रहा है कि जो इस राइफल से गोली छूटी ये उसकी स्पीड है, मजल को छोड़ने की स्पीड, ये चीज़ है, राइफल से गोली छूटी, सो दिस इज इस मजल स्पीड, मजल को छोड़िए, मजल कहलाता है। और ये बुलेट है, तो बुलेट मजल को किस स्पीड से छोड़ी है, ये।
अच्छा अब देखो, क्योंकि ये तो उस मजल को इस स्पीड से छोड़ी है, तो अब हम देखें कि अगर मान लो गाड़ी भी 150 की रफ्तार से चलती तो ये बुलेट उस पर थी तो ये गाड़ी के साथ साथ चलती, फिर मान लो नीचे जो गाड़ी थी वो भी 150 की रफ्तार से चलती, बुलेट ने तो मजल को छोड़ दिया, तो ये अपना 150 से चल रही है, पुलिसमैन की गाड़ी भी 150 चलती, तो क्या उसके आंखों के सामने से बुलेट जाती ना रहती? बोलो। जिस जिस गाड़ी पे, जिस वैन से बुलेट छोड़ी गई है, अगर ऊपर से कोई चीज़ जो फेंक रहा है उसकी भी वही रफ्तार है जितनी जिसमें वो चल रहा है, तो वो चीज़ उसके गाड़ी के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि वो तो अब अपना छोड़ चुकी है। नाउ अब देखिए कि टोटल एडिशनल स्पीड कितनी मिल गई है उस बुलेट को, तो उसने इस रफ्तार से छोड़ा है, लेकिन ये किस रफ्तार से जा रही थी गन? क्या ये 25/3 मीटर पर सेकंड से जा रही थी? ये खुद इसी स्पीड से थी, और उसके बाद मजल से जो छूटी उसकी ये स्पीड है, तो ये इसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ स्पीड में हो और उसमें से कोई चीज़ छोड़ी जाए तो पहली स्पीड तो उस बुलेट की इतनी है ही है ना, 25/3। इस स्पीड के बाद उसको 150 की और स्पीड मिली, तो ये चीज़ हो गई। दैट इज़, अब यहाँ पर देखो कि नाउ नाउ यहाँ पर स्पीड ऑफ बुलेट क्या है? ये तो मजल स्पीड है, तो स्पीड ऑफ बुलेट फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए स्पीड ऑफ, अब देखो क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन, ये वैन है या पुलिस है तो इसे वैन लिख लो, ये वैन है। सो इसका मतलब है वैन, इसका मतलब है थीफ। अब देखो तो स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू वैन क्या है? क्या स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और माइनस स्पीड ऑफ वैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो बात सही है? तो हमें चाहिए कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए वो बुलेट क्या है, क्योंकि वो उसको भी देख रहा है, चोर को भी देख रहा है, इसको भी। बुलेट जो वैन को छोड़ी है वो 150 से छोड़ी है, पुलिस वाले को लग गया कि ये 150 से छूट गई, वो हाथ में लिए ना, तो वो 150 की रफ्तार से छूट गई, तो ये 150 हुआ। वहाँ से उसके हाथ में गन थी और उससे बुलेट कितने से छूटी? 150 से छूट गई। अच्छा ये बताओ वैन ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए किधर है? क्या 25/3 है? ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए भी वो उधर जा रही वैन, और फिर ये जो बुलेट है वो पुलिस के लिए 150 से छूट गई। तो बताओ बुलेट की रफ्तार ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए क्या होगी? क्या 150 + 25/3 होगी, या ये 450 + 25? सो VBG इस 475/3 होगी। कितनी हो जाएगी बुलेट की ग्राउंड के? तो 475/3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बुलेट की कितनी स्पीड है? 475/3। और थीफ की कितनी स्पीड है ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए? क्या 160/3 है? तो ये कितनी हो जाएगी? तो ये 5 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी।
तो 315, सो 3 1 जब 3 और 3 5 जब 15, तो 105 आ गया। तो 105 मीटर पर सेकंड उसके रिलेटिव हो गई। और आपसे पूछा गया है कि विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द कार, तो इसी स्पीड से हिट करेगी क्योंकि रिलेटिव स्पीड है। विद 105 मीटर पर सेकंड स्पीड बुलेट विल हिट कार, ये चीज़ हो गई। अब ज़रा देखें, ये तो पूछ लिया गया है कि अब देखो कि एक दूसरी तरीके से इसे किया जा सकता है कि ये है कि ये पुलिस की वैन है और ये इसकी कार है, ये दोनों आगे जा रहे हैं। तो स्पीड ऑफ थीफ कार विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, इट इज स्पीड ऑफ थीफ माइनस स्पीड ऑफ पुलिस। तो ये कितना है 160/3 और माइनस 25/3। समझ में आई बात? तो ये कितना हो गया 160 माइनस 25/3। पुलिस के लिए थीफ कितनी तेजी से आगे भागा जा रहा है बताओ? तो इट इज 135/3। पुलिस के लिए इतनी तेजी से चोर भागा जा रहा है। अच्छा, पुलिस के लिए बुलेट कितनी तेजी से आगे भागी जा रही है? पुलिस जो यहाँ पर खड़ा है उसके लिए जो उसकी गन से निकली हुई बुलेट है वो कितनी तेजी से भाग रही है? पुलिस के लिए चोर भी भाग रहा है, पुलिस के लिए बुलेट भी भाग रही है। बुलेट उसके लिए 150 मीटर पर सेकंड से भाग रही है। सो रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस ये कितनी है? क्या ये दैट इज इक्वल्स टू 150 मीटर पर सेकंड। बुलेट पुलिस के लिए इतने से भाग रही है। तो ये बताओ कि बीपी और माइनस टीपी क्या होगा? तो इट इज वीबी माइनस वीपी और माइनस वीटी माइनस वीपी। तो क्या ये कट जाएगा और ये वीबी माइनस वीटी आ जाएगा? और क्या ये वीबीटी आ जाएगा बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ? वैसे भी ऑब्जर्वर ग्राउंड का हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई हो, चाहे मून पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर हो, जो रिलेटिव स्पीड है वो नहीं बदलती। यहाँ जी लिख दोगे तो बदल जाएगी, तब भी नहीं बदलेगी। ऑब्जर्वर कोई भी हो, रिलेटिव स्पीड वही रहती। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसी वजह से वो बस वाला जो क्वेश्चन था जिसके बीच में हम अप्लाई कर रहे थे वहाँ पर भी ये बात आ गई थी कि उसके लिए अलग है या उसके लिए अलग है, रिलेटिव स्पीड वही रहती है। तो ये वही रह गई। देखा ना आपने कैसे कट गई? वीबीपी को क्या लिख सकते हो? वीबी माइनस वीपी और वीटीपी को। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आई बताओ वीबीपी की? क्या 150? वीटीपी कितना आया है? तो इसकी जगह लिखो 150 और इसकी जगह क्या लिखो 135/3। वैसे 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो क्या ये 150 माइनस 45 आ गया जो कि 105 आ गया? सो विद दिस स्पीड इट विल हिट द thief। बोलो bullet will hit the thief। तो ये हमारा हो गया कि इस स्पीड से ये करेगी। नाउ आगे के जो क्वेश्चंस हैं अभी आपको
12:30 पे होंगे।